मारे नहीं, खत्म ना करे, इसलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिला के रख दीजिए, इतनी तेज उनकी ग्रोथ है। दही में बूरा डाल दीजिए, बूरा समझते हैं, तो दही में बूरा डाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक दिन आप ये कर लीजिए मेरे कहने पर, 15 रुपए का लेंस आएगा, लाइए, खर्चा करिए, सवेरे से शाम तक ये एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी तेज मल्टीप्लाई करते हैं मीठी चीज डालने में। चीनी भी डालें तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुड़ डालें तो और ज्यादा होता है, बूरा डालने पर सबसे ज्यादा होता है। और एक मिश्री आती है, मिश्री, वो पीस के दही में डाल दीजिए, तब तो अद्भुत होता है, सोने में सुहागा। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो आप जो है दही को खाने का नियम तरीका थोड़ा बदलिए। मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्सी में नमक डाल के। ये लस्सी नमक के साथ नहीं खाई जाती, गुड़ के साथ खाई जाती है, खांड के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है। मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए। दही नमक खाने के लिए कभी कोई कहीं नहीं जाता, दही बूरा खाने जाते थे। और दावतें होती थी गांव में, तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो सब। अब शुगर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे देश की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के तरीके मैं बता दूंगा, वो आप करते हुए दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दही के लिए विशेष मैं आपसे कह रहा हूं कि दही में नमक नहीं। और इसी तरह का और एक नियम है, वो ये कि दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल। ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए। खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उसके, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं, तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसको आदमी बनाता है, जो आजकल आपके घर में आता है। ये बाजार से जो आप नमक लाते हैं ना आयोडीन युक्त, ये सब समुद्र के पानी का नमक है। और एक नमक है जो भगवान बनाता है, ईश्वर बनाता है, वो वही नमक है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, कुछ लोग उसको उपवास का नमक भी कहते हैं, फरारी नमक कहते हैं। वो उपवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है। दोनों नमक को लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत काम किया इस नमक पे हम लोगों ने, रिसर्च करके, टेस्टिंग कर करके, तो पता चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले 3 या 4 ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 से 4, कभी कभी 3 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं। और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेंधा नमक खाना शुरू करें, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला या उपवास वाला, उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 94। अब आप देख लीजिए फायदे का सौदा क्या है। ये नमक है जिसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप सीधे कहेंगे हमको तो वही चाहिए, वही नमक सबसे अच्छा है। और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते, क्योंकि वो शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र का पानी ही अनुकूल नहीं है किसी को। समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहेगुरु के ही पास है, और किसी के पास नहीं, आदमी तो नहीं कर सकता। ये समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है, वेपराइज्ड होता है, बादल में बदलता है, बादल फिर बरसता है, पानी आता है, वो जो
साइकिल है वो ईश्वर की, प्रकृति की साइकिल है, हमारी नहीं, वो ही कर सकता, हम नहीं कर पाते। लेबोरेटरी में कितना भी हम शुद्ध करें वो नहीं आ पाता। और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं। समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा आपको। और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है जो किलर है, किसी को भी मार डाले। हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में है। मैं आपको और एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं, सुन के आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। वो ये है कि ये समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र 70 साल पहले से खाना शुरू किया है। 70 साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था। हम सब सेंधा नमक, आयोडीन के नाम पर। अब समस्या इसमें एक आती है, वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है नहीं, क्योंकि हम आधा कटोरी दाल रोज खाते हैं। फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरत से ज्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है। और वो समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है नपुंसकता की। सरप्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुंसक बनाता जाएगा, इंपोटेंसी आप में आएगी। और हमारे देश में ये केसेस अब आने लगे हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूं पिछले 12 साल से, और ट्रीटमेंट देता हूं, निःशुल्क देता हूं, फोकट में चिकित्सा करता हूं, इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास। ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा। मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूं, पति की, पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता। लास्ट में फिर मैं डायग्नोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूं तो उनके ब्लड में जरूरत से ज्यादा आयोडीन मिलती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी? आपके स्पर्म काउंट कम कर देगी अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री है तो आपका ओव्यूलेशन का काम खत्म कर देगी, और फिर आप मां या पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसे हजारों केस आ रहे। फिर मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता, आयोडीन सरप्लस दिखता, मैं उनको कह देता हूं नमक बदल दो, आप ये सेंधा नमक खाना शुरू करो, काला नमक खाना शुरू। 1 साल के बाद वो आते हैं, कहते हैं बच्चा तो हो गया। 1.5 साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया। फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़े चमत्कारी आदमी हैं। मैं कहता हूं मेरा कोई चमत्कार नहीं है, आप में बड़ी सिद्धि है। ऐसी बातें करना शुरू कर देते। मैं कहता हूं ये मेरा चमत्कार नहीं, नमक का चमत्कार है। इतनी सिंपल सी बात है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, सेक्स पावर कम हो रही है, आप सिंपल इतना ही करो, नमक चेंज कर दो। आप नमक चेंज करते ही आप देखना आप में चेंजेस आएंगे, मिरेकुलस। तो नमक का हमारे देश में आज के जमाने में टीवी का हैमरिंग कर करके, विज्ञापन कर करके हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते हैं, या आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा टीवी में दिखाते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कभी नहीं खाया, मुझे ना दिमाग खराब है, ना कोई गहरा रोग है, ना कोई तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये विज्ञापनबाजी में मत जाइए। ये तो सरकार के विज्ञापन है, और सरकार के विज्ञापन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है। स्वार्थ क्या है इसमें? नमक बनता है समुद्र का 15 पैसे किलो, आप जानते हैं, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कुछ नहीं है। समुद्र का पानी है, मुफ्त का है, सूरज की रोशनी है, वो भी मुफ्त की है, मशीन कोई लगती नहीं। 15 पैसे किलो का नमक बनता है। अब उसको बेचना है 10 रुपए किलो, तो कैसे बिकेगा? तो कुछ उसमें शिगुफा लगाना पड़ेगा। तो वो बताना शुरू करते हैं आयोडाइज्ड है, आयोडीन युक्त है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है। ये सब आपको बोल बोल के उल्लू बनाते हैं। नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने वो दाना दाना गिरता है। मैं आपको जो किस्सा समझाना चाहता हूं वो ये, दाना दाना नमक गिरना ही नहीं चाहिए। नमक कभी भी एक्स्ट्रा फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है? नमक की जो नमी है उसको निकाला जाता है, और नमक की क्वालिटी है कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। खुला हुआ नमक यहां रख दो, सूखा हुआ, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे वो गीला गीला हो जाएगा। वातावरण में जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको वो खींचता है, इसी की क्वालिटी है नमक की। अब वो नमी को निकालने के लिए केमिकल डालते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये केमिकल और भी खतरनाक है। एक तो डाल दिया पोटेशियम आयोडेट जो इनऑर्गेनिक है,
ऊपर से डाल दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट उसको एक्स्ट्रा फ्री फॉल बनाने के लिए। ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्प्लिकेशन दे रही हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको होनी ही चाहिए। यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है, उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। वो बनी बनाई सब्जी लाते हैं जो पैकेट में आती है, डब्बा बंद आती है, और बनी बनाई सब्जी में नमक मिला के पैकेट नहीं बना सकते, नहीं तो खराब हो जाती है। तो वो बिना नमक की सब्जी बना के पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता, कनाडा में बेचा जाता, यूरोप में बेचा जाता। अब उस सब्जी को खाने के लिए जब प्लेट पे डालेंगे तो ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सब्जी बनाना ना आता हो। अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सब्जी बनाना आता हो। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं। हाँ, कुछ आता ही नहीं है। वो तो बाजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लाते हैं, उसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, बीच से काट लो, उसमें कुछ भर लो, खा लो। हालांकि वो बनती गेहूं के आटे से ही है। हम भी गेहूं के आटे से पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं। हम 100 आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से। उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी, डबल रोटी, वो भी सड़ाकर, फर्मेंटेशन कराकर 6-6 दिन सड़ाना पड़ता है आटे को, मैदा बना के, तब वो बनती है। तो उनकी प्रॉब्लम है, सब्जी बना नहीं सकते, दाल बना नहीं सकते, आती है नहीं, टेक्नोलॉजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दोनों की दुनिया के किसी देश से। तो उनको ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ता है। सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं, हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है, सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है। हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते कभी। हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं, उसमें बॉइलिंग आता है, उबाल आता है, फिर जाके हम वो सब्जी खाते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार हमको भी जबरदस्ती वो नमक खिला रही है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर। तो हमारे शरीर में एल्यूमिनियम सिलिकेट बढ़ता जा रहा है और उसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत खराब केमिकल है। एल्यूमिनियम का ही नाम आप जानते हैं, वो बहुत खराब है, हैवी मेटल है, वो सब डिपॉजिट होता है, फ्लश आउट नहीं हो सकता बॉडी से। इसलिए मेरी आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नमक तो आज से ही बदल दीजिए। आप फीका खाइए तो बहुत ही अच्छा है। मीठा दही है, ताजा दही है, खट्टापन नहीं आया है तो फीका खा लीजिए। थोड़ा खट्टापन आया है तो गुड़ डाल के खाइए, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो जी दही किस बर्तन में खाना चाहिए? हाँ, मैं अभी आगे आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूं इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं। 9वां नियम रिपीट कर रहा हूं कि 2 वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना। दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है। दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है। नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा। इसके आगे 2-3 चीजें छूट गई हैं। खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल, संतरा है, मौसम्मी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल है, सिट्रिक। इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही, लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है। इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं। बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्कलाइन है, तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्कलाइन है। मूली एसिडिक है,
मूली दूध के साथ नहीं खा सकते, गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए। ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्कलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है। ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टरबेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है, हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। और ये सत्यानाश कैसे होता है? कोई आपको शादी में बुलाता है इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खा के आइसक्रीम खा के मर के जाइए, और एक नहीं खाइए, डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते, महामूर्ख लोग, पता नहीं कहां से आए। गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते। फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो कहते टेस्ट है जी। शरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है? तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजे, जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं, याद ही नहीं रखते, अभी चाय पी अभी आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ, उनको बिल्कुल एक मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। कितनी देर बाद खाओ खाने को? 1 घंटा कम से कम। गर्म चीज खाने के 1 घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के 1 घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं? गर्म करके खाइए। अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करिए फिर खाइए। मैं एक अमृतसर गया था एक बार, तो अमृतसर में एक बहुत अच्छी चीज, शायद यहां भी होगी, कुल्फी। ये जो कुल्फी है इसको थोड़ा गर्म करके खा लीजिए, आइसक्रीम से बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है। क्यों? हाँ, रबड़ी खाइए ना, तो कुल्फी वो शायद रबड़ी की ही बनाई है, खूब दूध गर्म करके रबड़ी जैसा हो जाता, फिर कुल्फी जमाते। तो कुल्फी को थोड़ा गर्म करेंगे तो रबड़ी जैसा ही हो जाता, वो खाने लायक है। ये गरम माइक्रोवेव में कर सकते हैं? माइक्रोवेव से अच्छा है गैस का चूल्हा। तो आप जो है रबड़ी खाइए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कुल्फी पे आ जाइए और कुल्फी को हल्का गर्म करके खाइए, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। कारण एक ही है कि आइसक्रीम में जितने केमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं। कुल्फी में दूध ही दूध है, वो भी अच्छे से गर्म किया हुआ है, बस उसको ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो जम गया है। आप उसका ठंडापन निकाल के खा लीजिए, पाव करके खा सकते हैं। हाँ। और नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन बताता हूं, खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सलीके से खाइए। जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, कुल्फी का टुकड़ा काट के मुंह में रखिए और उसको घुमाइए, तो जो लार है वो उसको अपने आप गर्म कर देगी। जब हल्की गर्म हो जाए फिर अंदर ले जाए। ये लास्ट ऑप्शन है। जब खानी ही है तो मेरी बात तो मानिए, उसको गर्म करके खाइए। खानी ही है तो थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसको घुमाइए, थोड़ी लार से वो गर्म हो जाएगी, फिर आप लेंगे। अभी लास्ट आज का आखिरी नियम, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आखिरी नियम है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, और ये नियम भी हमारी माताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए।
भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए। पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी हैं। तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं। तंदूर भी खुले में बनाते हैं, तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात है, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है उसको। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग होगा। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है ना प्रकाश जा सकता है। उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब होता है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया। तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से ज्यादा। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम को। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे उड़ता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है। ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा तकलीफ करे। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं, पात्र, अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने लगे। मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूं, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जा जाके मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, ना सिगरेट पीते, ना बीड़ी पीते, ना तंबाकू खाते। तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। क्यों? तो कहते हैं जी सस्ता है। बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं। तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं। इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन गंवाते। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहां सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के लिए खाने पीने के लिए बहुत खराब है, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे।
हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, देश की आजादी लाने वाले। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन देके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं बहुत उनको बोलता हूं कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो। तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं। सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूं हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम, कायदा, कानून बदला नहीं गया इस देश में। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दुर्व्यवहार। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाइए। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है। मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया। कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया। तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं। और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए। जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा दीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से करें। तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बर्तन कौन से हैं? एल्यूमिनियम तो सबसे खराब है, ये जान लीजिए। फिर सबसे अच्छे जो बर्तन भारत में माने जाते हैं उनमें है पीतल, सबसे अच्छा भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए। पीतल के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा एलॉय है वो कांसा। कांसे के बर्तन अभी भी बनते हैं पंजाब में, हरियाणा में, छोटे छोटे गांव में बहुत सारे बर्तन बनाने वाले लोगों की जातियां हैं जिनको शायद ठटेरे कहते हैं। वो लोग बनाते हैं ठोक कर, पीट कर। तो कांसे के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। पीतल के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा दही, दही हमेशा कांसे के बर्तन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो वो लोहे ही जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हरा कब होता है? जब दही खट्टा होता है। खट्टा दही कांसे के बर्तन में डालने से पहले गुड़ मिला के फिर आप खाइए, कभी भी हरा नहीं होगा। दही जैसे ही खट्टा हुआ तुरंत गुड़ डाल दीजिए उसमें। सब्जी में भी टमाटर। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए थोड़ी व्यवस्था ये करनी है कि कांसे के बर्तन में सब्जी डालनी है तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है। जितना जल्दी खा लेंगे, उसको स्टोर करके नहीं रखना। स्टोर करने के लिए जो बर्तन है वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं। पीतल और कांसे से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं चांदी के, सिल्वर के। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, 20,000 रुपए किलो है, तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं। और चांदी से भी अच्छे बर्तन होते हैं सोने के, स्टोर करने के लिए, लेकिन सोना तो और भी महंगा है। अब आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, चीप एंड बेस्ट। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी का तवा आता है, हांडी में दाल पकती है,
हांडी में सब्जी भी पकती है, हांडी में चावल भी पकता है।